जैंगी ने सारा इक्विपमेंट कलेक्ट किया और एरिया ए विला में वापस आया। बाद में जू जंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा तेंगु स्क्वाड की फॉर्मेशन का और जैंगी को उसका कैप्टन अपॉइंट करेगा। ये चीजें जैंगी को ज्यादा कंसर्न नहीं कर रही थी। ब्लिज़र्ड सिटी की रेपुटेशन उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लियांग यू की सिचुएशन को लेकर काफी परेशान था। वैसे तो उसे पता था कि जैंग फैमिली इस वक्त लियांग यू को कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पुरानी हैबिट थी कॉशन की, इसीलिए वो अपनी फिक्र नहीं छोड़ पाता था। थोड़ा 9 बजे के आसपास लियांग यू ने फोन किया। जैंगी ने तुरंत फोन उठाया। लियांग यू, तुम कैसी हो? कुछ अनयूजुअल फील हो रहा है? फोन के दूसरे एंड पे लियांग यू थी, जो सफेद प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने हुए 12 स्टाफ मेंबर्स के बीच में थी और उसके पीछे का एक बड़ा ब्लू एक्सपेरिमेंटल चेंबर था। स्टाफ मेंबर्स सभी फाइनल वर्क कर रहे थे। लियांग यू को जैंगी की आवाज में फिक्र महसूस हुई और उसका दिल वार्म हो गया। लियांग यू ने कहा, प्रीलिमिनरी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंटल कैप्सूल में एंटर करने वाली हूँ। ये एक्सपेरिमेंट 3 दिन चलेगा और मैं उस वक्त कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जब तक एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होगा तब तक मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। जैंगी कुछ देर के लिए साइलेंट रहा। उसके मन में कुछ कहने का विचार चल रहा था, जैसे ख्याल रखना, लेकिन अनश्योर था कि ये सही होगा या नहीं। बाद में काफी देर बाद उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा लियांग यू। लियांग यू की मुस्कान गहरी हो गई। उन दोनों के बीच में छोटी सी बातचीत के बाद लियांग यू ने अपना फोन स्टाफ मेंबर को दे दिया, जिसने उसे सेफ में रख दिया। फिर एक और स्टाफ मेंबर आया और लियांग यू को एक्सपेरिमेंटल कैप्सूल में ले जाने के लिए बोला। लियांग यू ने सर हिलाकर हाँ कहा और जो कहा गया था वो उसने किया। लेबोरेटरी के 2nd फ्लोर पे टैंग युआनबो लीनिंग और लेबोरेटरी के हेड ने ये सीन देखा। इंचार्ज ने कहा, चेयरमैन, क्या हमें सच में लेवल ए सोर्स सप्लाई को यूज करना है? इतना हाई लेवल का एक्सपेरिमेंट हमारे लिए काफी कॉस्टली है। ये तो हमारे यन मास्टर की कल्टीवेशन के प्रोसेस के बाद 2nd मोस्ट एक्सपेंसिव है। शुरू में टैंग युआनबो ने अपनी आंखें नीचे की और बेपरवाही से कहा, जो कह रहा हूँ बस वैसा ही करो। बिजनेस में जो बड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बाद में कंटिन्यूअस और अबंडेंट रिटर्न्स लाता है। हम ये ऑपरेशन इक्लिप्स मून के अगेंस्ट कभी नहीं हार सकते। इसके अलावा मैं इस मौके का फायदा उठा के ब्लिज़र्ड सिटी में मोल को भी ढूंढ कर निकालूंगा। टैंग युआनबो के चेहरे पर एक तेज और शक्तिशाली नजर थी। जानता था कि म्यूटेंट्स की ताकत को जल्दी बढ़ाने के लिए जो तरीका यूज हो रहा था वो काफी एनर्जी कंज्यूम करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कितना खतरनाक होगा। जो म्यूटेंट्स का टैलेंट ज्यादा होता है उनका कंजम्पशन भी उतना ही ज्यादा होता है। उनकी ताकत को बढ़ाना एनर्जी का भी कंजम्पशन करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लियांग यू जैसे म्यूटेंट की एबिलिटीज अपग्रेड करने में जो रिसोर्सेस लगते हैं वो 10 इन्वेस्टिगेशन टीम के म्यूटेंट्स के लेवल का क्रिएट करने के बराबर हो सकते हैं। ये है फोर्सिंग ग्रोथ का दाम। अगर वो ट्रू जीनियसेस नहीं है तो उन्हें ऐसे फोर्सफुली अपग्रेड करने से उनका पोटेंशियल सिर्फ एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन टैंग युआनबो को लियांग यू की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसका शरीर और उसकी विल दोनों ही कई ट्रायल से गुजर चुकी थी। जैंगी ने अपने वेपन्स कलेक्ट करने के बाद एरिया ए विला में वापस आकर इक्लिप्स मून से डील करने के तरीके को समझना शुरू किया। यांग शिनशिन के साथ डिनर के दौरान जैंगी को लड़ने का एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन म्यूटेंट्स के साथ लड़ने का काफी एक्सपीरियंस था। डैंग शिंगटोंग ने जो इन्फॉर्मेशन अपनी जान के खतरे पे उठाई थी वो काफी जरूरी थी। ये बिल्कुल क्लियर था कि फीनिक्स रन एक बहुत मुश्किल अपोनेंट है। उसके पास कभी ना मरने की एबिलिटी थी, सुपर्ब मीले कॉम्बैट कैपेबिलिटीज थी और एक शामान का ब्लेसिंग था जो फ्यूचर देख सकता था। जब ये सब चीजें कंबाइन होती है तो उसका रिजल्ट बहुत ही ओवरपावरिंग होता है। लेकिन जब तक कोई एबिलिटी है, एक तरीका हमेशा होता है उससे डील करने का। जैंगी को अब फीनिक्स रिंग और उसके अंडर जो पावरफुल म्यूटेंट्स है उन्हें कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना होगा, तभी जाके वो एक्शन लेने का सोच सकते हैं। किस्मत की बात ये थी कि इस वक्त इक्लिप्स मून भी रेकुपरेशन के स्टेट में था और उनके पास अभी कुछ वक्त था प्रिपेयर करने के लिए। जैंगी ने यांग शिनशिन से पूछा, शिनशिन, तुम्हें क्या लगता है इक्लिप्स मून के लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे? इक्लिप्स मून लगभग 1 हफ्ते से गायब था। चांगमिन सिटी में हुई बैटल के बाद रीपर ऑफ लव का इस्तेमाल करने से रिवर साउथ डोमेन के काफी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स अपनी इफेक्टिवनेस खो चुके थे और अब ये पता लगाना मुश्किल था कि इक्लिप्स मून कहाँ था। लेकिन सब समझते थे कि इक्लिप्स मून जरूर वापस आएगा, वरना वो समुद्र पार करने ना जाते। जैंगी का मानना था कि हमें उनकी लॉजिक समझनी होगी ताकि हम पहले से तैयार हो सके। यांग शिनशिन ने धीरे से कहा, पिछली बैटल में उन्होंने 5 लोगों को खो दिया, जबकि आखिर में उन्हें एक विक्ट्री मिली थी और रिवर साउथ डोमेन की सीज फेल हो गई थी। लेकिन दोनों साइड की स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्होंने जरूर नहीं जीत लिया है। रिवर साउथ डोमेन की फाउंडेशन काफी गहरी है और हेवनली गॉड स्क्वाड की डिफीट के बाद भी उनके पास दूसरी फोर्सेस है जो वो मोबिलाइज कर सकते हैं, पर इक्लिप्स मून को अपनी फोर्सेस को रिप्लेस करना काफी मुश्किल होगा। फिर उसने जैंगी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंधेरे सितारे जैसे चमक थी। मुझे लगता है कि अगले बार जब वो आएंगे तो वो जरूर रीइंफोर्समेंट्स लाएंगे। जैंगी ने अपने हाथ अपने सामने रखते हुए कहा, रीइंफोर्समेंट्स? उनके कॉमरेड्स जो नियॉन में है। यांग शिनशिन ने कहा,
इंटेलिजेंस के हिसाब से इक्लिप्स मून एक इलाइट स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उनके पास कोई और कॉमरेड्स नहीं है, लेकिन लैंडिंग फैक्शन के मेंबर के रूप में उनके पास ऐसे रोग्स जरूर होंगे जो उनके जैसे आइडियाज रखते हैं। अगर हम देखें कि इक्लिप्स मून ने रिवर्स आउट डोमेन में काफी हंगामा मचा दिया है, तो हो सकता है कि कोई और उनकी राह पर चलने का सोच रहा हो और अपना हिस्सा लेने की कोशिश करेगा, यांग शिनशिन ने कहा। लेकिन आगे चल के जो अपोनेंट्स हमारे सामने आ सकते हैं वो किसी भी फोर्स से आ सकते हैं। जब से आइस एज शुरू हुई थी, दुनिया बिल्कुल अलग हो गई है। आर्कशाउ किंगडम हमारे लिए लकी है क्योंकि हमारे पास दुनिया की टॉप पावर है और हम अपनी बेस को मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर साउथ ईस्टर्न रीजन छोटे छोटे देशों से भरा हुआ है जिनके पास अपने शहरों को संभालने की नेचुरल पावर नहीं है, इसीलिए वो कोलैप्स कर गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साउथ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग साउदर्न सीज बिल्कुल केओस में है। यहाँ तक कि प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी इतनी ज्यादा है कि जानवर भी कम है। ये घातक लोग शायद बोर्ड को परेशान कर सकते हैं या फिर इक्लिप्स मून के अंडर के लोगों के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। फिर जैंगी ने कहा, इसीलिए मैं उन सांप और चूहे से नफरत करता हूँ। चाहे वो जरूरी लीथा नहीं है, लेकिन उनकी संख्या ही इतनी ज्यादा होती है कि वो परेशानी का कारण बन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वो एरियाज रिलेटिवली फ्रैगमेंटेड है। एक तो उनकी आबादी ज्यादा नहीं है और कुछ छोटे देशों को मिलाकर भी इतनी आबादी नहीं है जितनी हेवनली सी सिटी की है। दूसरा, उनकी टेक्नोलॉजी भी काफी आउटडेटेड है, इसलिए उन एरियाज में हाई लेवल म्यूटेंट्स बनने का चांस कंपैरेटिवली कम है। जब जैंगी अगले सीज प्लान के बारे में सोच रहा था इक्लिप्स मून को मार गिराने के लिए, तब ब्लिज़र्ड सिटी में छुपकर एक बड़े मूवमेंट हो रहे थे। कोई भी इधर उधर नहीं था, सबका ध्यान इक्लिप्स मून पे था। शायद आम लोगों के लिए इक्लिप्स मून का होना एक बदनामी थी जो उनके खून से धोना जरूरी था, लेकिन वेरियस फैक्शंस और ब्लिज़र्ड सिटी के लिए ये एक पावर स्ट्रगल था। सब जानते थे कि अगर वो इक्लिप्स मून को हरा देते हैं तो उन्हें ब्लिज़र्ड सिटी में बहुत बड़ा प्रेस्टीज मिलेगा और उनके फैक्शन की पावर भी बढ़ेगी। इस रिस्पॉन्स में जूजन ने ब्लिज़र्ड सिटी के सीनियर मैनेजमेंट को बुलाया। मीटिंग का कंटेंट था अगले सीज प्लान के बारे में इक्लिप्स मून के खिलाफ। अगले दिन कॉम्बैट कमांड सेंटर काफी लाइवली था, बहुत सारे लोग आए थे और ब्लिज़र्ड सिटी के सभी इंपॉर्टेंट लोग भी मीटिंग में शामिल होने वाले थे। न सिर्फ जूजन, तू युनले और दूसरे लोग, बल्कि कुछ मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल्स भी मौजूद होने वाले थे। कॉम्बैट कमांड सेंटर के सीनियर मैनेजमेंट का मीटिंग रूम काफी लाइवली था, जहां हंड्रेड्स ऑफ लोग मौजूद थे। इस स्केल का गैदरिंग ब्लिज़र्ड सिटी के इतिहास में काफी रेयर था। जैंगी यांग शिनशिन के साथ सीन पर आया। उसका रेपुटेशन उतना प्रोमिनेंट नहीं था और ये सिर्फ पिछले सीज ऑपरेशन के बाद था जब उसने इक्लिप्स मून के 4 मेंबर्स को मार गिराया। तब कुछ लोगों का ध्यान उसकी तरफ आया, लेकिन जब वो वेन्यू पर आए तो ज्यादा लोग उनसे एगरली नहीं थे। बस पोलाइट ग्रीटिंग्स की एक्सचेंज हुई। लोग सिर्फ नाजुक मुस्कान के साथ सर हिला रहे थे। आखिरकार जैंगी की पहचान एक आउटसाइडर की थी जो आउटर सिटी से था और ये पहचान उसे फ्यूचर में ब्लिज़र्ड सिटी के ट्रू कोर में एंटर करने में मुश्किल देती। जैंगी को ये लोगों का एटीट्यूड ज्यादा फर्क नहीं दे रहा था क्योंकि उसे कभी भी इन लोगों से डील करना पसंद नहीं था। अगर वो उससे परेशान नहीं करते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन जैंगी ने नोटिस किया कि मीटिंग प्लेस में 2 डिस्टिंक्ट लाइवली सर्कल्स बन चुके थे। एक सर्कल तू युनले के आसपास था जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का हेड था। वो हमेशा मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनता था और उसका आधा कंधा अपने कॉलर से ढका रहता था जो एक गहरा रहस्य का एहसास दिलाता था। दूसरा सर्कल गाओ चेंगकोंग के आसपास था जो सामसारा स्क्वाड का लीडर था। दोनों सर्कल्स में काफी लोग थे और वो इक्लिप्स मून के वेल्थ का हिस्सा लेने के तरीके डिस्कस कर रहे थे, बस अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रखते हुए। मिनिस्टर तू युनले, हम इस ऑपरेशन में पूरी तरह आपका सपोर्ट करेंगे जो इक्लिप्स मून को घेरने और अटैक करने का है। आपकी एबिलिटीज तो इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन से क्लियरली सुपीरियर है। अगर ऐसा ना होता तो आपको ब्लिज़र्ड सिटी को डिफेंड करने का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कैसे मिलता? बस इन्वेस्टिगेशन टीम्स थोड़ी ज्यादा वेल नोन है, वो वैसे नहीं समझते कि आप उनसे कमजोर हैं। ये सीज इक्लिप्स मून का रिवर्स आउट डोमेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक टॉप कॉम्बैटेंट होना चाहिए ताकि ऑपरेशन की सफलता को इंश्योर किया जा सके। मैं कमांडर जूजंग से बात करूंगा। तू युनले के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने घेरा हुआ था ब्लिज़र्ड सिटी के, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के हेड भी थे और सभी लोग सूट्स में थे। तू युनले ज्यादा नहीं बोला और उसका चेहरा हमेशा की तरह कोल्ड था, लेकिन उसने पोलाइटली उनका शुक्रिया अदा किया। गाओ चेंगकोंग के साथ उसके डिप्यूटी कैप्टन्स जूशिन और गुमान भी थे। तू युनले के मुकाबले में गाओ चेंगकोंग का सर्कल काफी बड़ा था। गाओ चेंगकोंग जनरली काफी पॉपुलर था, फ्रेंडली और अप्रोचेबल भी। ब्लिज़र्ड सिटी के लोअर और मिडिल क्लासेस में उसकी आवाज सबसे ज्यादा वेट रखती थी। बस कुछ वुमेन के नजर में वो थोड़ा इंफीरियर था, सुपर रिच सेकंड जनरेशन डैंग शेंगकोंग के मुकाबले में। ब्लिज़र्ड सिटी में ऐसे कम लोग हैं जिनकी पॉपुलैरिटी गाओ चेंगकोंग से कंपेयर की जा सकती हो। कैप्टन गाओ, आपको इस बार बोझ उठाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने मिशन को पूरा करेंगे और इस बार सफलता मिलेगी। अगर आप सफल होते हैं तो चाहे आपका बैकग्राउंड लो हो, आप अपने इस अचीवमेंट के साथ हमारी सपोर्ट से ऊपर उठ सकते हैं। फ्यूचर में आप ब्लिज़र्ड सिटी के पावर कोर में भी आ सकते हैं। गाओ चेंगकोंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला,
आप मजाक कर रहे हैं। मैं गाओ चेंगकोंग अपनी ड्यूटी से ही जाना चाहता हूँ। मेरा काम है रिवर साउथ डोमेन की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना और इस रीजन की इज्जत को बरकरार रखना। इसीलिए मैं किसी भी दुश्मन को जो हमारे रीजन को इन्वेड करे उसे निर्मम तरीके से खत्म कर दूंगा। उसका नजर तीर की तरह तेज था जब उसने इक्लिप्स मून का जिक्र किया। उसके पास के जो फैक्शंस थे जो उसका सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने उसके एटीट्यूड को काफी पसंद किया और मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जैंगी और दूसरे लोग पहले ही आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपना जगह ढूंढ लिया था। तब गाओ चेंगकोंग ने अचानक जैंगी को देखा जो उसके पीछे बैठा था। कैप्टन जैंगी, काफी समय बाद मिले। जैंगी ने भी गाओ की तरफ देखा और जवाब दिया, सही कहा कैप्टन गाओ। जैंगी और बाकी लोग थोड़े जल्दी पहुंचे थे तो उन्होंने वहां रुकने के लिए एक जगह ढूंढ ली। जल्द ही बैली चेंगकिंग भी वेन्यू पर आ गया और जैसे ही उसने जैंगी को देखा वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, अरे ये तो मेरा कैप्टन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैली चेंगकिंग मुस्कुराते हुए जैंगी के पास आया और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जैंगी वहाँ बैठा हुआ थोड़ा अकेला लग रहा था। कम से कम गाओ चेंगकोंग और तू युनले के कंपैरिजन में वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लग रहा था। जैंगी ने हल्का सा मुस्कान दिया। सबको गर्म चूल्हे में ही मजा आता है, कोई भी ठंडा चावल नहीं उठाना चाहता। चाहे मैं एक फॉरेनर हूँ आउटर सिटी से और तेंगू टीम का कैप्टन बन गया हूँ, पर मुझे लगता है कि ब्लिजर्ड सिटी के लोग मुझे ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। जैंगी ने थोड़ा सोचकर कहा। फिर बैली चेंगकिंग ने कहा, कुछ नहीं कर सकते यार, हमेशा एक स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड होता है और हायरार्की काफी डीप होती है। तुम आउटर सिटी के म्यूटेंट हो और ब्लिजर्ड सिटी के लोग तुम्हें नीचे देखते हैं। तुम्हें तो गाओ चेंगकोंग भी नीचे देखता है जो कि ब्लिजर्ड सिटी के नीचे से ही आया है। जो सोचना है सोचने दो। जैंगी ने अपने कांपते हुए कंधे हिला दिए। वैसे बैली, तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? जैंगी की मुस्कान और भी गहरी हो गई जैसे उसने बैली चेंगकिंग को देखा। बैली चेंगकिंग की नजर दोनों को देखती हुई तू युनले और फिर गाओ चेंगकोंग पर गई। वो जैंगी के पास बैठा और धीरे से बोला, दोनों ने कमांडर जू जंग के पास बैटल के लिए रिक्वेस्ट डाली है ताकि इक्लिप्स मून को घेर कर मार सके, लेकिन लगता है कि सामसारा स्क्वाड को थोड़ा ज्यादा चांस मिल रहा है क्योंकि यान्यून ट्रूप्स को ब्लिजर्ड सिटी की रक्षा करनी है। तू युनले बहुत स्ट्रॉन्ग है और बैटल अच्छे से हैंडल कर सकता है, पर उसे टॉप ऑफिशियल्स की सेफ्टी के लिए जरूरत है। तो अगर मुझे इन दोनों में से किसी को चुनना हो तो मैं गाओ चेंगकोंग को वोट दूंगा। तभी यांग शिनशिन ने ठंडे शब्दों में बोला, क्या ये दोनों ही तुमने चुने हैं? बैली चेंगकिंग थोड़ा रुक गया और फिर उसने शिनशिन की वजह से समझा कि वो जैंगी को भूल गया था, पर क्या जैंगी इस ऑपरेशन का लीडर बन सकता है? बैली चेंगकिंग ने हंसा और कहा, जैंगी चलो यार, तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो उस टाइप के इंसान नहीं हो जो फेम और पैसे के लिए लड़ते हो। बैली चेंगकिंग को अच्छे से पता था कि जैंगी ऐसा इंसान नहीं है जो नाम कमाने और पैसा कमाने के लिए कभी भी झगड़ा करे। अगर जैंगी को चॉइस मिलती तो वो घर पर रहना पसंद करता, कुछ ना करना, इंस्टेड ऑफ किसी ऐसे काम में फंसना जो उसे डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। थोड़ी देर हंसने के बाद वो आराम से बोला, और वैसे भी तुम आउटर सिटी से हो, मैं तुम्हें नीचे देखने का नहीं कह रहा, लेकिन ब्लिजर्ड सिटी में लोगों को ये जेनोफोबिया का इश्यू है। तुम नॉर्मल टाइम में शायद ये फील नहीं करते, लेकिन जब क्रिटिकल टाइम आता है तब ये और ज्यादा दिखाई देता है। उसने कंधे हिलाए और बोला, क्या तुम्हारे हेवनली सी सिटी में शुरू में ये सब नहीं हुआ था? जैंगी हंसते हुए बोला, अगर तुम ये कह रहे हो तो ठीक है।